Hello my dear students, welcome to my channel Physics Unfiltered. First of all, I would like to thank कि इतनी जल्दी that means कि couple of days में आप सभी ने बहुत सारा व्यू किया मेरे प्रीवियस वीडियो को एज वेल एज सब्सक्रिप्शन मिला। जी हाँ, मोर देन 300 सब्सक्रिप्शंस मुझे मिले हैं एज वेल एज 1300 प्लस मुझे व्यूज़ मिले हैं पहले लेक्चर के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड एक और बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर लीजिए सो दैट कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फाइन, तो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक पे जो है वेव फंक्शन का। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स 6 पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है, जिसमें पहला पोस्टुलेट आता है वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट के लिए। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन है क्या? फाइन, तो वेव फंक्शन जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि एनी काइंड ऑफ फंक्शन जो कि किसी वेव को डिफाइन करता हो उसे हम वेव फंक्शन बोल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। ठीक है, ये तो जस्ट याद करने का तरीका था कि इस तरीके से याद कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वेव फंक्शन क्या डिफाइन करता है? तो वेव फंक्शन होता क्या है कि वो एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होता है किस चीज के लिए? किसी क्वांटम स्टेट को डिफाइन करने के लिए ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम। ठीक, फिर से रिपीट करते हैं एक बार। किसी भी, जस्ट दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, किसी भी पार्टिकल सिस्टम के क्वांटम स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं उन्हें हम वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? फाइन, तो वेव फंक्शन को एक्चुअली हम सिंबलाइज करते हैं। सिंबल वेव फंक्शन को डिफाइंड है, वो वेव फंक्शन है साई का। ये साई से हम डिफाइन करते हैं वेव फंक्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे वेव फंक्शन जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये टाइम पे डिपेंड कर सकता है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ये दो टाइप की हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये दो टाइप की होती है। एक हो गई टाइम इंडिपेंडेंट और दूसरा हो गया टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमने साई आर से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम डिपेंडेंट है तो साई आर टी से डिफाइन कर दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि वेव फंक्शन का कोई एज सच फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है, ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप जो इंटरव्यूअर है उनको अगर आपने जस्ट कुछ भी बोल दिया कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, तो पहला क्वेश्चन वो यही पूछेंगे कि वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो एज सच वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन जब भी हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी मिलती है किस चीज की? पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, कि वो पर्टिकुलर रीजन में वो पार्टिकल कहाँ पे है या वहां अंदर उस रीजन में है या नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो वेव फंक्शन, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब वेव फंक्शन क्यों हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोला? द रीजन इज वेव फंक्शन मे और मे नॉट बी रियल। वेव फंक्शन रियल फंक्शन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी कोई रियल फंक्शन है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है अगर तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ही होता है। फाइन, अब किसी रियल फंक्शन को कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं? तो उसमें एक टर्म आता है आयोटा का, जिसे हम सिंपलाइज करते हैं आई से। इसको बोलते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है √-1। इस इमेजिनरी फंक्शन से किसी भी फंक्शन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम आपको थोड़ा सा जस्ट एक लुक दे देते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि एक्चुअल में वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको फॉलो करते हुए ही कोई फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बन जाता है। तो उस पर हम आएंगे, बट उसके पहले जस्ट थोड़ा सा हम
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कोई वेव फंक्शन है साई, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, साई स्टार। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये डिफाइन करते हैं हम कुछ इस तरीके से, मॉडुलस ऑफ साई का स्क्वायर। एंड अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि किसी भी फंक्शन का मॉडुलस हमेशा रियल फंक्शन होता है, ठीक है, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं होता, रियल होता है। तो ये डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद कोई भी फंक्शन वेव फंक्शन हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है वेव फंक्शन की कि इट शुड बी फाइनाइट। मतलब वेव फंक्शन कोई भी हो वो फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं हो, क्योंकि कई ऐसे फंक्शंस आते हैं जिनकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं टेन थीटा की, ठीक है, टेन थीटा अगर कोई फंक्शन है तो 90 डिग्री पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और वहीं टेन जीरो पे क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से टेन थीटा की अगर बात करें तो वो फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा। कब नहीं दे रहा, 90 डिग्री पे। उसके पहले वो फाइनाइट दे रहा है बट 90 डिग्री पे फाइनाइट नहीं दे रहा। तो 0 से 89 तक, 89.9 तक वो कहा जाएगा कि फाइनाइट वैल्यू है, बट जैसे ही 90 हुआ सीधा इनफाइनाइट। दैट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, यानी वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होता। पहले ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा तो मतलब नहीं होता, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस। तो कोई भी वेव फंक्शन है अगर उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही आ रही है, मतलब सिंगल आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है, तो उसे हम बोल सकते हैं कि वो वेव फंक्शन है। केवल इतना ही नहीं, अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें किसी तरीके का ब्रेक नहीं आया हो, तो भी हम कह सकते हैं कि वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, ठीक है। इसमें जस्ट अभी थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट अभी, ठीक है। चलिए हम पहले की बात करते हैं अभी, फाइनाइट वैल्यू। सपोज जैसे हमने अभी आपको बताया टेन थीटा, तो टेन थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टेन 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। जबकि थीटा जीरो पे क्या होता है, टेन जीरो जीरो होता है, और थीटा 45 डिग्री पे टेन 45 1 होती है। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कुछ इस टाइप से बनता है, जस्ट आपको समझाने के लिए है, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री हम रख देते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाएगी, फाइन। तो 90 डिग्री पे हम एक लाइन खींच देते हैं जस्ट ऐसे, तो वेव फंक्शन इस तरीके से उठता है, मतलब 10 ये गया, इस टाइप से आता है। इसके बाद जब आप बढ़ेंगे अगेन, ये 270 डिग्री है, लेट्स से ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, तो 270 पे भी ऐसे कर देते हैं हम, तो वेव फंक्शन इस तरीके से कुछ तरीके से उठेगा, मतलब कोई फंक्शन इस तरीके से उठेगी जो इनफाइनाइट तक जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ठीक है इनफाइनाइट जा रहा है 90 डिग्री पे, बट इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये डिसकंटिन्यूड है। ऑल्दो इस तरह भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, जस्ट उल्टा टर्म आ जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है,
सिंगल वैल्यूड तो है, सिंगल वैल्यूड है। थीटा की 180 डिग्री पे वो 0 दे रहा है, थीटा 90 पे इनफाइनाइट दे रहा है, जो भी दे रहा है वो सिंगल वैल्यूड है, बट कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि यहां से यहां तक ब्रेक है उसका। इसके अलावा फाइनाइट नहीं है क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट मिल रही है, तो इसलिए tan थीटा कोई एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए, ठीक है। जस्ट समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम आपके लिए, क्योंकि ये दो पॉइंट्स समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं लेट से e टू द पावर x की। तो e टू द पावर x में अगर हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दें, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो उस केस में e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट दे देता है। तो भाई यहाँ पे तो हम कहेंगे कि x इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, मतलब ये x टेंस टू इनफाइनाइट पे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। उसके पहले हो सकता है बट उसके इनफाइनाइट पे नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली किसी रीजन में फॉलो करता है। x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट अगर हम ले लें तो उस केस में क्या आएगा, दैट मीन्स 0, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 ले लें हम तो उस केस में क्या आएगा 1। तो यहां से हमें एक चीज मिल रही है वैल्यू कि x इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 है, x 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, जबकि e टू द x इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है। तो अगर हम केवल इस रीजन में बात करें जब x की वैल्यू 0 से कम हो, 0 हो या 0 से कम हो, ठीक है, x आइदर 0 और लेस देन 0, तो उस रीजन में ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। बट x ग्रेटर देन 0 के लिए ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है क्योंकि x के सिंगल वैल्यू पे सिंगल आएगी, कॉन्टिन्यूस भी आएगी, बट ये इनफाइनाइट वैल्यू की वजह से ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आई होप कि ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हम अभी तीसरे प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड तीसरा प्रॉपर्टी है कि इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रल। अब इसका मतलब क्या है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इट शुड बी स्क्वायर इंटीग्रल। मतलब इसका यह है कि ये जो वैल्यू है पर्टिकुलर एक रीजन में, हम अगर 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डी टाउ लिख रहे हैं, डी टाउ, टाउ का मतलब यहां पे वॉल्यूम से है, ये वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, फाइनाइट होनी चाहिए। तो ये तो पता है हमें प्रोबेबिलिटी बताती है, तो प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर रीजन में कुछ फाइनाइट होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट आता है जो कि बोलते हैं हम उसे नॉर्मलाइज्ड। तो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अब नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है वो एक समझने वाली चीज है। तो नॉर्मलाइज्ड का मतलब यहां पे आपको जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के टर्म में आपको बताता हूं कि जो ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं स्क्वायर इंटीग्रल की, उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। 1 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज 100%, 1 का मतलब है 100%, तो नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो कोई भी वेव फंक्शन अगर फॉलो करता है तो उस ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, अगर कोई भी फंक्शन इन 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो उसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको कि क्या क्या चीजें हैं। डन। वेव फंक्शन क्या है, सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा। पहली चीज, वेव फंक्शन है क्या। तो वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन टू डिफाइन अ क्वांटम स्टेट ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इट इज सिंबलाइज्ड बाय द सिंबल साई। तीसरी चीज, it can be of 2 types depending upon the time, whether it depends on time or not. If it is not depends on time, then we can say that it is time independent wave function. Otherwise
इट इज सेड टू बी टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। ठीक है, ये 3 हो गई। चौथी क्या है कि देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज विच मस्ट बी होल्ड बाय द फंक्शन एंड दैट कैन बी सेड टू बी द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। जो भी फंक्शन इन चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है उन फंक्शंस को हम बोलते हैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी कि वो वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी वो वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी स्क्वायर इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की निकालते हैं वो फाइनाइट हो। एंड चौथी प्रॉपर्टी कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नॉर्मलाइज का मतलब ये जो वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए एक्चुअल में वो वैल्यू 1 आनी चाहिए, बस। तो ये 4 हैं, ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हैं किसी भी वेव फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए। ठीक, एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। अभी तो जस्ट हमने कोई कर्व ले लिया था। लेट्स से कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कर्व दे दिया गया एग्जाम में। नाउ यू हैव टू डिफाइन इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये 100 वेव है। ठीक है, नाउ you have to find out कि whether it is acceptable or not. Fine. So let's start with the origin 0. So x is equal to 0, the wave function is 0. You can see that this is a continuous function. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है। अदर वन द फाइनाइट, इजिली वन कैन इजिली ऑब्जर्व द वैल्यू इज फाइनाइट, सो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी कैन फाइंड आउट दैट दिस इज स्क्वायर इंटीग्रल, इट इज इजिली ऑब्जर्वेबल। नाउ द मेन थिंग, द सिंगल वैल्यूड, लेट्स से वेदर इट हैज सिंगल वैल्यूड और नॉट। तो उस केस में क्या है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे लेट्स से इट इज x1, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे x1, ये है x2 एंड दिस वन इज x3। So there are 3 points x1, x2, x3 where we have observed the wave function has 2 values. ठीक है, one is x, at x1 it has y1 and y2, that means this point as well as this point. तो particular x1 पे 2 values मिल रही हैं, x2 पे here and here, यहाँ पे भी 2 वैल्यू मिल रही है, x3 पे तो 2 वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिंगल वैल्यूड। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट एट ऑल द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं, कई और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी तरीके से, या पिछला जो अभी एग्जाम्पल दिया उस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक बार इसी पे हम और क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आप समझ सकें चीज़ों को कि कैसे क्या चीज़ें हैं। फाइन, तो ठीक है, आज बस इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। इवन अगर समझ में आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी डाउट हो तो बताइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अपना ख्याल रखिए। एंड एट द लास्ट प्लीज़ वो बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच।